अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटी टेस्ट से रिलेटेड अपना थर्ड लेक्चर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज, उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड यूनिट सिस्टम्स, देयर कन्वर्जन्स, देयर स्टैंडर्ड वैल्यूज, देयर स्टैंडर्ड यूनिट्स, सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी तकरीबन 50% जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं वो हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कवर अप करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर कोई कहेगा कि कैसे डिफाइन किया जाए, तो फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे? एनी कैरेक्टरिस्टिक, any characteristics which can be measured and satisfies the laws of physics कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं इसको समझाने, यानी जो भी चीज हम मेजर कर सकें, अब इसको मैं समझाने के लिए आसान लफ्जों में लिखता हूं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू और नंबर। मैग्नीट्यूड, ये मैं आसान वर्ड में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड विथ एप्रोप्रिएट यूनिट। मैग्नीट्यूड विथ एप्रोप्रिएट यूनिट, मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं क्यू के साथ। एन शो करता है नंबर यानी मैग्नीट्यूड को, और यूनिट। तो अब यहां से आइडिया क्लियर हो गया। जो भी अभाम हमारे दिमाग में होता है, मिसाल तौर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग। एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिसाल तो मैग्नीट्यूड ये नंबर यानी 4 एक नंबर है, और यूनिट में मिसाल तो देता हूं केजी। अब 4 केजी जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है? मास को। तो यूनिट का होना लाजमी है विथ मैग्नीट्यूड, तो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं कहूं लेंथ, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, नंबर मिसाल तो मैं कहता हूं 60, अब ये यूनिट है सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड विथ एप्रोप्रिएट यूनिट लेंथ। इस तरीके से टाइम हो गया, टेम्परेचर, ये सारे आपके क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। वेलोसिटी, ये सारे आपके क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस पर हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पर। इसके टाइप्स पर जाते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले फंडामेंटल, जिसको आप बेसिक भी कह सकते हो, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, इसको अगर डिफाइन पर है तो दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, जिसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मास को हम मेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। इसी तरीके से हम कोई भी जो है मीटर रॉड को उठा दें तो हम मीटर स्केल के जरिए निकाल सकते हैं जो लेंथ है। तो काफी जो आपके फिजिकल क्वांटिटीज है उसको इसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेयर करने के लिए हमें किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं हो, किसी एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं हो।
तो हम उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़े। तो दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड या दोज क्वांटिटीज which are independent of others, called फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें हम बाज़ औक़ात लेंथ भी डिस्कस करते हैं। भाई लेंथ जो है वो आपकी फंडामेंटल में काउंट हो जाता है। इसी तरीके से किसी यूनिट सिस्टम में हम मास को भी फंडामेंटल कहते हैं। इसको हम लेटर में बाद में डिस्कस करेंगे। टाइम भी आपका जो है वो फंडामेंटल में आ जाता है। इसी तरीके से टेम्परेचर ये आपके फंडामेंटल में आ जाता है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं वापस, तो उसकी सेकंड टाइप ड्राइव क्वांटिटीज। अब आ जाते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। Those quantities which are fully dependent on others, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का भी सहारा लेना पड़ा। यानी किसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमें कोई एक्सप्रेशन या फार्मूले के जरिए वो हमें मिले, यानी किसी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें मिले या किसी डिवीजन के थ्रू हमें मिले, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज which depends on other, called drive quantities। अब जैसे कि मिसाल तो मैं कहता हूं एग्जाम्पल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो आपको ड्राइव होके मिला है लेंथ मल्टीप्लिकेशन विथ विड्थ मल्टीप्लिकेशन विथ हाइट। तो ये अब आपको एक एक्सप्रेशन के थ्रू मिला वॉल्यूम। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी, ये भी आपकी क्या है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी तरीके से फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सारे के सारे जितने भी अब टार्क जो है आपका मोमेंटम इनटू फोर्स, तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से ये जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है ये सारी की सारी क्या है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि डिपेंड करती है दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पर। तो इनको हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आज के लेक्चर की खास टाइप है, जो कि हम ज्यादातर डिस्कस ही नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम कोचिंग में, एंटी टेस्ट में बच्चों को ये बहुत तंग करता है। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, क्योंकि हम इसको इग्नोर करते हैं जब हम कोचिंग में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल भी नहीं हो और ड्राइव भी नहीं हो। अब सोचते हैं ये कितनी क्वांटिटीज है, क्वेश्चन ही आता है। सिर्फ 2 क्वांटिटीज हैं जो कि ड्राइव भी नहीं है और फंडामेंटल भी नहीं है। अब आ जाते हैं वो कौन कौन सी दोज क्वांटिटीज
which are neither fundamental nor derived। अब वो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी? एक है प्लेन एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल। इनके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई भी आप लोगों को कहे, लेट सपोज मैं कहता हूं भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेट सपोज कर देते हैं भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मैं अगर बात करता हूं, कुछ बुक्स में ये या किसी तरीके से किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये ड्राइव है या फंडामेंटल है? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते थे? रेशियो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के जरिए निकालते थे, अगर आप लोगों को याद हो, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है? ये भी फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये भी फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट भी न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन हो जाता है कैंसिल। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यूनिट लेस है। और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड विथ एप्रोप्रिएट यूनिट। जब यूनिट ही नहीं होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं कहेंगे। तो याद रहे, जो भी हम रेशियो निकालते हैं, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, जो भी हम रेशियो निकालते हैं, चाहे वो स्ट्रेन हो, जिसका कोई यूनिट नहीं आता, तो वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं कहलाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं कहलाएगी। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, उस डेफिनेशन के मुताबिक, उस स्टेटमेंट के मुताबिक वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं कहलाएगी। तो सप्लीमेंट्री तो दूर की बात है। तो इसका मतलब है इनका यूनिट है, इनका यूनिट ही नहीं है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन का भी यूनिट नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी यूनिट नहीं है, स्ट्रेन का भी यूनिट नहीं है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं कहलाएगी। तो वो फंडामेंटल, ड्राइव, ये सप्लीमेंट्री तीनों नहीं होंगी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब दोबारा आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ दो है और दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इनके यूनिट हैं। अब आ जाते हैं वो केस है। तो पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमारा तकरीबन फोकस जो है वो आज के लेक्चर का वो सप्लीमेंट्री है थोड़ी हद तक। तो आ जाते हैं वापस। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल को। आप लोगों ने सर्किल के बारे में डिस्कस किया। इस आउटर लाइन को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये आपका हो गया सेंटर। द डिस्टेंस फ्रॉम या द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, यानी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्किल टू सरकमफ्रेंस, उसको हम कहते हैं रेडियस। अब ये पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं पॉइंट P1 और इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं पॉइंट P2। तो रेडियस जो है वो सेम होता है सर्किल में एट एनी पॉइंट। तो अब आया था वापस लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन, यानी अभी ये मैं स्ट्रेट लाइन शो कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसको शो करते हैं हम एस के साथ, यानी ये आपका हो गया आर्क लेंथ। तो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, तो उसको हम कहेंगे आर्क लेंथ या लीनियर डिस्टेंस कहते हैं फिजिक्स में हम उसको। अब आ जाते वापस। अब इसमें प्लेन एंगल को मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। ये आपकी कहलाती है प्लेन एंगल। क्यों? क्योंकि सर्किल आपका होता है टू डायमेंशनल। सर्किल क्या होता है आपका? टू डायमेंशनल। तो आ जाते वापस। तो प्लेन एंगल को अगर हमें डिफाइन करने पे आए तो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? दी रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्किल। ये आपका हो गया प्लान एंगल। तो प्लान एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसका यूनिट जो है, मैंने कहा इसका यूनिट लाजमी है, तो इसका यूनिट जो है वो है 1 रेडियन, यानी रेडियन आपका ऐसा यूनिट है किसका, प्लान एंगल का। तो ये भी बेसिकली देखा जाए रेशियो है, लेकिन ये उस किस्म का रेशियो नहीं है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, उसमें यूनिट ही नहीं आ रहा, इसमें यूनिट है 1 रेडियन। तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये प्लेन एंगल के बारे में तो आप लोगों को पता है। अब आ जाते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल के बारे में आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं होता है। फर्क क्या है, सिर्फ सर्किल की जगह पर सिर्फ सर्किल की जगह पर हम यूज करते हैं स्फीयर। अब ये सर्किल है, इसको मैं स्फीयर में कन्वर्ट करता हूं। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये स्फीयर है और ये है इसका एरिया। स्फीयर में हम एरिया को डिस्कस कर रहे थे। एरिया। अब आ जाते वापस, इसका मकसद ये है कि मैं अगर स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कि हमें थोड़ी देर पहले P1 और P2 डिस्कस किए थे, ये दोनों के दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस के हैं। तो ये दोनों के दोनों सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर के होंगे, सर्किल के नहीं होंगे। इसी तरीके से ये दो पॉइंट्स भी सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर के होंगे। अब स्फीयर में के मुताबिक यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट का डिस्टेंस भी रेडियस ही कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट का डिस्टेंस भी रेडियस कहलाएगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर मैंने नहीं बनाई, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। स्फीयर को आप कंसीडर करो जस्ट लाइक योर बॉल। बॉल हो गया आपका, ये चारों तरफ से आपका गोल हो स्फीयर। अब ये रेडियस जो है वो हर पॉइंट पर सेम है। अब हमें सॉलिड एंगल निकालनी है। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डेफिनेशन को इसमें थोड़ा सा मामूली सा स्टेटमेंट को हम चेंज करेंगे। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस कहेंगे। आर्क लेंथ की जगह पर एरिया यूज कर दें। क्यों, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ आपका हो जाता है एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया of surface, the ratio of area of surface and अब रेडियस कितने होंगे भाई, रेडियस जारी बात है, रेडियस आपके एट अ टाइम एरिया को कवर करने के लिए 2 रेडियस यूज होंगे, r इंटू आर यानी r स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल यहां पर आ जाते हैं वापस। तो सॉलिड एंगल को मैं थीटा से ही शो कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं यूज कर रहा हूं एरिया ऑफ सरफेस या स्फीयर के दो, एरिया ऑफ सरफेस अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो हमें जो एंगल मिलेगी अब वो रेडियन नहीं होगी, वो क्या होगी, स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा
वो होगा स्टेरेडियन। तो ये रेडियन और स्टेरेडियन दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके एसआई यूनिट हैं, किसके, प्लेन एंगल के और सॉलिड एंगल के। यानी आप लोगों को मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डिटेल में डिस्कस की है, जो कि हम अमूमन डिस्कस नहीं करते, हम ज्यादा फंडामेंटल ड्राइव करते हैं। तो सप्लीमेंट्री से दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, हमने ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज किस पर किया, यूनिट पे किया। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आ जाते हैं यूनिट। यूनिट क्या है, तो यूनिट के बगैर फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे अगर जिसमें यूनिट ही नहीं हो। तो थोड़ी देर पहले हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्कस किया, मैग्नीट्यूड विथ एप्रोप्रिएट यूनिट। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड, तो इसका मकसद है यूनिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर यूनिट केजी हो तो हम समझ जाते हैं ये मास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर मीटर है तो समझ जाते हैं ये लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये यूनिट क्या हो गया, यूनिट is used to represent the physical quantity, the measurement of a physical quantity, represent the measurement of a physical quantity. तो यूनिट हम ज्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो हम यूनिट यूज करते हैं, 4 स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट सिस्टम्स पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CGS। सी को एब्रीवेट करेंगे तो सी आपका है सेंटीमीटर, जी हो गया ग्राम, एस हो गया आपका सेकेंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। ग्राम मास का, सेकेंड टाइम का। तो लेंथ, मास, टाइम आपके सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं CGS में। तो ये हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया CGS के पॉइंट ऑफ व्यू से। MKS, इसको हम A भी कर सकते हैं भाई, MKS A भी है एक सिस्टम। तो MKS, M जो है आपका, उसको एब्रीवेट करें मैं तो M है मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड। मीटर जो है ये भी रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, किलोग्राम अगेन मास और टाइम। तो यहां से भी हमें पता चला कि लेंथ, मास, टाइम आपके क्या है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं किस यूनिट सिस्टम में, MKS में। अब CGS और MKS को अगर हम देखें तो भाई 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻²² सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 किलोग्राम 1000 इसमें ग्राम्स है, जिसको हम 10⁻³ ग्राम्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मकसद ये है
इसी वजह से हम ये एक्सपोनेंट ऑफ 10 की वजह से, जिसका बेस 10 है और इसमें एक्सपोनेंट 2, 3 की वजह से हम दोनों सिस्टम्स को मैट्रिक्स सिस्टम भी कहते हैं। तो CGS और MKS दोनों आपके मैट्रिक्स सिस्टम है। इसको इंट्रोड्यूस किया था किंग ऑफ फ्रांस ने, तो इस वजह से हम इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। तो CGS और MKS दोनों के दोनों आपके फ्रेंच यूनिट सिस्टम है। और इनमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है लेंथ, मास, टाइम, तीनों के तीनों आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आ जाते हैं द थर्ड वन, इंपॉर्टेंट। जैसे मैं सप्लीमेंट्री पर ज्यादा फोकस किया, आज हम जो है वो FPS पर ज्यादा फोकस करेंगे। FPS को हम एब्रीवेट करते हैं, तो भाई F जो है वो है फुट, P पाउंड, S सेकेंड। अब इसमें खास बात, फुट तो अगेन यूनिट है लेंथ का, पाउंड यूनिट है फोर्स का। ये है खास बात, फोर्स और वेट। सेकंड जो है वो यूनिट टाइम का ही है। तो इन दो यूनिट सिस्टम जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है, उसमें तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास, टाइम। मास जो था वो फंडामेंटल था आपका MKS और CGS में, लेकिन यहां पर फोर्स फंडामेंटल है। तो अगर आपके पास MCQs में आ जाए फोर्स इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन विच यूनिट सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे FES। तो इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। तो आ जाते हैं, तो भाई फोर्स और वेट क्या है आपके FES में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर मास क्या हुआ, मास ड्राइव हो गया। तो मास को हम ड्राइव करेंगे, और मास को हम ड्राइव करेंगे इस फार्मूले के जरिए, F/A। यहां पर फोर्स जो है वो क्या है, पाउंड है, पाउंड को LB के साथ, और एक्सेलरेशन आपका हो गया फुट पर सेकंड स्क्वायर, फुट पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाउंड पर फुट इंटू सेकंड स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाता है स्लग के। तो स्लग आपका हो गया ड्राइव यूनिट ऑफ अ मास, पाउंड आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया फोर्स का। तो अब इसके कुछ कन्वर्जन पर आ जाते हैं, तो FES की कन्वर्जन जो है वो हमें काफी तंग कर रही होती है। तो हम आए थे वापस, तो वन स्लग, स्लग भी मास का यूनिट है, और इसको कन्वर्ट करना है मुझे केजीज में। तो वन स्लग इज इक्वल्स टू 14.6 kg, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर आ जाते हैं वापस, एक पाउंड, पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में। तो 4.5 न्यूटन के बराबर होता है आपका 1 पाउंड। इसी तरीके से अगर आपको पाउंड जो है वो केजीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने कहा है वेट का यूनिट है, वेट का यूनिट अगर हम कहें कि भाई अगर G को कैलकुलेट करना है हमें, तो G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका मकसद ये, इसका यूनिट है फुट पर सेकंड स्क्वायर, इस यूनिट सिस्टम के मुताबिक फुट पर सेकंड स्क्वायर। और MKS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 9.8। अगर सोचो इसको मुझे कन्वर्ट करना है फुट पर सेकंड स्क्वायर में, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि सेकंड और सेकंड तो सेम ही रहता है, सेकंड टाइम का यूनिट FES में भी सेकंड ही है,
और आपका MKS में भी सेकंड ही था, तो हमें लिहाजा सिर्फ और सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करना है फुट में। तो 1 मीटर में आपके कितने फुट होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 1 मीटर में आपके 3.28 फुट होते हैं। तो जहां मीटर है वहां सिर्फ मुझे क्या रखना है, जहां मीटर है वहां सिर्फ मुझे, ये मैं दोबारा लिख लेता हूं, मुझे फुट पर सेकंड स्क्वायर में लाना है इसको, डॉट डॉट डॉट। तो जहां 9.8 है वो तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, मीटर की जगह पे मैं रखूंगा इसकी वैल्यू 3.28 फुट, बाकी सेकंड ही है। तो उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आ गई। तो यहां पर हम आसानी से निकाल सकते हैं अब केजीज में भी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे तो मुझे मास वैल्यू मिल जाएगी, केजीज में मिल जाएगी, और वो वैल्यू आपको मिलेगी 0.45 केजी। ये आपको जो है वो मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो ये 1 पाउंड 0.4535 केजी के बराबर है, 1 पाउंड 4.5 न्यूटन के बराबर है, 1 स्लग 14.6 केजीज के बराबर है। अगर केजीज को स्लग में कन्वर्ट करना हो तो 14.6 को डिवाइड कर देना 1 से, 4.5 को अगर डिवाइड करोगे 1 से तो न्यूटन कितने पाउंड के बराबर है ये भी मालूम हो जाएगा, 0.0228 पाउंड के बराबर हो जाता है 1 न्यूटन। तो इसी तरीके से आप इसको रीअरेंज करके इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। तो ये हमने FVS को डिस्कस किया है डिटेल में। तो FVS की खास बात, इसमें फोर्स यानी वेट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और मास को भी हमने ड्राइव करके निकाल दिया स्लग। अब इसका 4th यूनिट सिस्टम है ऐसा, ये तो आपको तकरीबन वैसे ही मालूम है। 4th वन, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। There are 7 fundamental physical quantities. तो there are 7 fundamental physical quantities. अब मैं इनलिस्ट कर रहा हूं सबको, फिजिकल क्वांटिटीज को इनके सिंबल के साथ, फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको मैं इनलिस्ट कर रहा हूं सिंबल्स के, यानी यूनिट्स और सिंबल के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लेंथ। सेकेंड वन मास, थर्ड वन टाइम। ये आपके 3 तो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं MKS से, बाकी फर्दर 4 कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, फिफ्थ वन करंट, luminous intensity, and the 7th one amount of a substance. लेंथ का यूनिट है मीटर, अभी हमने डिस्कस किया। फंडामेंटल मास का है किलोग्राम, यानी ये सेम रिपीट किया हमने MKS के साथ, टाइम का सेकंड। टेम्परेचर का है फंडामेंटल केल्विन, करंट का फंडामेंटल है एम्पेयर, यानी ऐसा यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। तो इनका सिंबल अगर M लिखा हुआ हो तो समझ जाओ स्मॉल m, तो ये मीटर है। किलोग्राम का केजी, सेकंड का S लिखा होता, कभी कभी S होता है, कभी कभी सेक, समझ जाते हैं कि इसका यूनिट सेकंड है। केल्विन का सिर्फ K होगा कैपिटल में, एम्पेयर का कैपिटल में A, और कैंडेला का CD, और मोल का आपका MOL। तो ये आपके कुछ सिंबल्स हो गए
एसआई यूनिट। तो एसआई के कितने फंडामेंटल, एसआई में कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 7। तो यहां पर हमने डिस्कस किया है जल्दी जल्दी। अच्छा, ये आपको ऑलरेडी पता था। अब जो मेन चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स को, सबसे मजेदार बात जो है लेक्चर की वो ये भी है, ये दो हमने एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस की हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को और एफवीएस को। अब तीसरी जो मैं फोकस करवाने की बात यानी कोशिश कर रहा हूं अपने लेक्चर में, तीसरा जो है वो आपका हो जाएगा ये स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये हमें एमसीक्यूज में बड़ा तंग करते हैं, इसको हम कहते हैं प्री एसआई यूनिट्स भी कहते हैं इसको। मिसाल को कोई आपसे पूछे स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, कोई आपसे पूछे कि मीटर को डिफाइन करना है, यार ये मीटर है क्या, बेसिक मीटर को आपको डिफाइन करना है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भाई 1 स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 650 3 65.73 ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 165, अगर इसको आप कहोगे, अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.65 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6, इतनी भी वैल्यू याद कर सकते हो। ये वैल्यू भले याद हो या नहीं हो, लेकिन 1 मीटर 1650365.73 वेवलेंथ, मैंने बात कर रहा हूं किसकी, वेवलेंथ की। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted from krypton, KR36। ये आपको मैं फोकस कर रहा हूं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका एमसीक्यूज आता है आपका हर दफा। तो मीटर इज डिफाइंड एज 1.65 × 10⁻6 वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम क्रिप्टॉन। अब आए थे वापस, अब एक प्री एसआई यूनिट की मैं बात करने जा रहा हूं। तो प्री एसआई यूनिट पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले एक ये मीटर भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं लाइट ईयर के बारे में। एक लाइट ईयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, दूसरा हम पर सेक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। पर सेक, अब ये दोनों यूनिट्स जो हैं, बाजार ईयर को देख के आप लोग से कह रहे होगे या सेक को देख के आप कह रहे होगे दोनों के दोनों यूनिट्स जो हैं वो टाइम के होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों यूनिट्स जो हैं वो लेंथ के हैं। मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूं। लाइट ईयर बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑफ अ लाइट है इन 1 ईयर, जो कि लाइट कवर कर रही होती है स्पेस में। तो लाइट ईयर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लाइट ईयर क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो लाइट ईयर is an astronomical distance covered by light in 1 year। तो मैं जब कह रहा हूं ये डिस्टेंस है, तो लाइट ईयर का डायमेंशन क्या होना चाहिए? लाइट ईयर का डायमेंशन लेंथ होगा, एल होगा। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तो लाइट ईयर की वैल्यू तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ये पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो
हम इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं v इंटू टी। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि जब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहां पर हम लगाएंगे s इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये हम तब यूज करेंगे जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। तो लाइट की स्पीड यूनिफॉर्म होती है, कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। टी यानी 1 ईयर, एक ईयर में 365 डेज होते हैं। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर कंसिस्ट 60 मिनट्स। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 1 मिनट कंसिस्ट 60 सेकेंड। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका हो जाएगा इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 ईयर, यहां मैं लिख लेता हूं शॉर्टकट, अगर आप लोगों को याद करना हो 1 ईयर, एक ईयर में कितनी वैल्यूज हैं, इसको सिर्फ कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। ये एक ईयर में इतने सेकंड होते हैं। अगर ये कोशिश करो तो कैलकुलेट करके याद कर लो। अच्छा, दूसरी याद करने का एक शॉर्टकट बता देता हूं। 3.15 अगर आपको याद नहीं हो रही तो पाई की वैल्यू तो याद है ना, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। तो पाई के हिसाब से याद कर लो उसको, ठीक है। बाकी 10⁻7 है। अब ये मैं निकालने जा रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो इस वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाती है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये आपका हो गया लाइट ईयर। 9.4 इंटू 10⁻15, इसको अप्रॉक्स करोगे तो ये लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर भी होता है। इसको आप अप्रोक्सीमेशन में लिखोगे तो ये 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। सही है, तो दोनों आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में। 1 पारसेक एरिया यानी 1 पारसेक जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। 1 पारसेक, इसमें कितने आपके लाइट ईयर आ जाते हैं, 3.84 लाइट ईयर्स आ जाते हैं। इसका मतलब 3.84 को मुझे लाइट ईयर्स, एक लाइट ईयर किसके बराबर है, 9.4 इंटू 10⁻15। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 पारसेक मीटर्स में भी मिल जाएगा। तो ये अभी आप लोग आराम से मालूम कर सकते हो 1 पारसेक भी किसका यूनिट है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमने डिस्कस किया। अच्छा, आप जो है वो मिलियन भी, सॉरी, आप जो है माइल्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हो कि माइल भी किसका यूनिट है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। तो एक माइल को अगर हमें जज करना हो यार्ड्स में तो कितने यार्ड्स के बराबर होता है, एक माइल जो है वो 1760 यार्ड्स के बराबर होता है। तो एक यार्ड, यार्ड हम कहते हैं गज को, तो एक यार्ड में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो है 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28 फुट होते हैं। तो मीटर ज्यादा बड़ा है, 0.28 बड़ा है, कितना बड़ा है, सिर्फ 0.28 फुट, 0.28 फुट बड़ा है यार्ड से, मामूली सा जो है मीटर बड़ा है। 1 माइल 1760 यार्ड्स के बराबर है। एक माइल में अगर मुझे निकालना है कि कितने मीटर्स हैं, 1.609 मीटर्स हैं आपके एक माइल में। इसको किलो में करना है तो इसको, ये किलोमीटर्स में ही है, सॉरी 1.609 किलोमीटर्स में। इसको मुझे मीटर्स में करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो 1600 मीटर। तो यहां पर हमें मालूम हो गया कि 1 माइल में कितने यार्ड्स है, 1760 यार्ड्स हैं, और कितने मीटर्स हैं, 609। मामूली सा डिस्टेंस, मामूली सा फर्क है। तो ये आपको कुछ कन्वर्जेशन मालूम होनी चाहिए। दूसरा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं एक यूनिट फॉर लॉन्ग। ये भी हमने 1-2 दफा एमसीक्यूज में देखा है, 1 फॉर लॉन्ग। तो ये 220 यार्ड्स के बराबर होता है। तो ये भी आप, और यार्ड्स तो हमें वैसे ही पता है। तो ये चीजें जो कुछ कन्वर्जन जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। और कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये जितने भी चीजें हमने डिस्कस की ये सारे एमसीक्यूज हैं। ये हमने डिस्कस किए किसके, लेंथ के। अब थोड़ी देर के लिए हम आ जाते हैं टाइम के हिसाब। अगर हमें कोई पूछे कि भाई ये सेकंड को कैसे डिफाइन करोगे, 1 सेकंड, सेकंड के कैसे डिफाइन करोगे, तो इसकी भी एक वैल्यू है 9.15 इंटू 10⁻⁷। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब 9.15 इंटू 10⁻⁷ साइकिल्स ऑफ रेडिएशंस। Radiations emitted from cesium 133। अब उसमें मैंने क्रिप्टॉन को हाईलाइट किया था, यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं सीजियम। ये है आपका एमसीक्यूज 1 सेकेंड को। अच्छा, दूसरा, आप 1 सेकेंड को कोई आपसे पूछे भाई 1 सेकेंड को 1960 एडी में, 1960 एडी में बिफोर 1960 एडी में सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया था। कभी कभी ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, ऐसा भी एमसीक्यूज आ जाता है। तो वो तो हमें पता है भाई 1 सेकेंड इज द पार्ट ऑफ 1/365 डेज, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स, 1 आवर कंसिस्ट 60 मिनट्स, 1 मिनट कंसिस्ट 60 सेकेंड्स। तो ये 1 पार्ट ऑफ अ सोलर डे, यानी बिफोर 1960 1 सेकेंड इज द 1 पार्ट ऑफ अ सोलर डे। सोलर डे यानी 1/365, पार्ट ऑफ अ सोलर डे, पार्ट ऑफ सोलर डे। तो ये भी हमने सेकंड को डिफाइन कर दिया। तो ये चीजें आपके कुछ एमसीक्यूज में आ जाती हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। तो आई होप जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं उसमें काफी चीजें हमने फुलफिल की है, कोशिश की है इस लेक्चर में कि आपके जो हमने अपनी आंखों से, यानी हमने जो एमसीक्यूज देखे मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमने काफी जो है कवर अप करने की कोशिश की है। जो रह भी गए होंगे तो उसको हम ज्यादातर अपनी टेस्ट में, जो हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे उसमें हम जो है काफी चीजें उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।